Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our chapter. देखो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का, और उसमें हमने काफ़ी जो मेन चीज़ें थी वो हमने बहुत ही डिटेल में और सिंपल तरीके से हमने कवर कर चुके हैं ना। ये वाला जो है, अब देखो अब जो आगे का चल रहा है वो हम फास्ट वे में बहुत जल्दी से कवर करेंगे। जो पॉइंट्स है बस पॉइंट्स को समझेंगे, और बाकी अंदर का मैटर हम अपनी तरफ से लिखेंगे। मतलब जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब यहाँ से जो चीज़ें चलेंगी ना इससे आगे, जैसे कि आप ये टॉपिक भी देख रहे होंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो सब के बारे में, और भी मतलब इस चैप्टर को ही आज ख़त्म करने वाले हैं, और वो भी फास्ट वे में। ओके, फर्स्ट पॉइंट मतलब देखो, पहले तो हमें हेडिंग तो अच्छे से समझनी पड़ेगी। देखो, राज्यसभा की आलोचना और विपक्ष में तर्क। देखो, राज्यसभा है, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, उनकी पावर्स के बारे में, पावर्स और फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा। तो हमने देखो, अगर जब हम पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते टाइम भी हमने चीज़ें देखी है ना, कि भाई जो लोकसभा है उसको किस तरीके की पावर्स और ज़्यादा पावर्स भी दी हुई हैं, और उसके फंक्शंस भी काफ़ी ब्रॉड लेवल पर हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, फंक्शंस और पावर्स के बारे में। तो हम जब हम उनको पढ़ रहे थे तो हम उससे ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई राज्यसभा है, राज्यसभा तो है। अब राज्यसभा की इतनी ज़्यादा पावर्स और शक्तियाँ हैं नहीं, तो इसके विपक्ष में क्या चीज़ें बोली जाती हैं राज्यसभा की, अगर एक तरीके से बोले कि राज्यसभा की बुराई क्या करी जाती है। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट है इसका, असंघनीय संगठन। असंघनीय संगठन मीन्स अगेंस्ट फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म हमने सिस्टम क्या होता है, वो देखो फेडरल सिस्टम होता है जिस देश में जो ये राज्य और केंद्र सरकार का जो सिस्टम होता है ना, उसे फेडरल सिस्टम बोला जाता है। संघीय सिस्टम बोला जाता है। भारत में यही है ना, फेडरल सिस्टम है। अब ये कह रहा है, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। ओके, सेंट्रल और स्टेट लेवल में वो बांटा हुआ है ना, पावर्स को बांटा हुआ जो होता है, जो पावर्स हैं टोटल, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में बराबर बराबर के हिस्से में बांटना, वो होता है फेडरल सिस्टम। ओके, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अगेंस्ट पॉइंट क्यों माना जाता है कि भाई ये फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है। कैसे? क्योंकि हमने जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इसमें जो मेंबर्स आते हैं चुनकर, वो कहाँ से आते हैं, जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राज्यों के वहाँ से, राज्य की उससे आते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा, मतलब वो आते तो हैं, वो मतलब वैसे नहीं करते, क्या नहीं करते, मतलब जैसे अभी हमने क्या देखा कि बराबर है ना, बराबर की पावर्स का देखा ना। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में, जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो बराबर के कहाँ चुनकर आते हैं, एक स्टेट से ज़्यादा मेंबर्स आते हैं, एक दूसरे स्टेट से कम मेंबर्स आते हैं, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, ना कि उस स्टेट को टोटली, एक पर्टिकुलर जो स्टेट है, स्टेट को बराबर की पावर नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस बेस पर इसकी आलोचना करी जाती है कि भाई ये क्या है, ये असंघनीय संगठन है। क्योंकि इसमें राज्य तो हैं, हम राज्यों और केंद्र की पावर्स का बराबर बराबर का सिस्टम पढ़ते हैं संघनीय में, लेकिन ये असंघनीय क्यों? क्योंकि राज्यों को यहाँ पर बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, जनसंख्या के बेसिस पे आ रहे हैं, ना कि स्टेट जो है, ना कि बराबर संख्या के आधार पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से असंघनीय है। सेकंड पॉइंट है दलगत प्रतिनिधित्व। दलगत प्रतिनिधित्व क्या होता है? पार्टी बेसिस रिप्रेजेंटेशन। ये वो होता है कि भाई इसमें बोलते हैं कि जो ये मेंबर्स चुन कर आते हैं, जो मेंबर्स यहाँ पे राज्यसभा में, राज्यसभा में जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो क्या, वो राज्यों को एक तरीके से वो नहीं कर रहे होते, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन ना कर कर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। जैसे भाई कोई पार्टी है, उसको बहुमत मिला है, फिर जो मतलब जो मेजॉरिटी, मतलब विनिंग पार्टी है, उसमें से ज़्यादा मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं, फिर जो अपोजिशन है उसमें कम मेंबर्स आते हैं, कम मेंबर्स आते हैं उस पार्टी के। तो इस तरीके से हम देखते हैं भाई ज़्यादा मेंबर्स वाली हो जाते हैं, तो इस तरीके से क्या, वो दलगत प्रतिनिधित्व हो जाता है, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है
अगर हम वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उन मेंबर्स को जो चुनकर राज्यसभा में भेजा है वो किस लिए भेजा है, ताकि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करे। हाँ, राज्य को वहाँ पर प्रेजेंट करे संसद में, मतलब राज्यसभा में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो इस तरीके से इसकी आलोचना करी जाती है इस बेसिस पर भी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इस बेसिस पर भी करा जाता है कि भाई ये तो क्या होते हैं, ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ये इनका जनता से तो कोई ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं है ना, समझ रहे हो, इनका जनता से तो कोई ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं है, तो इनका ऐसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, तो इसलिए इस बेसिस पर भी इनकी आलोचना करी जाती है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार वगैरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। और क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने हुए, तो मतलब उनके बारे में पता भी नहीं होता कि भाई कौन सा इंसान ठीक है कौन सा नहीं है, तो इसलिए इसको वैसे बोलते हैं कि भाई ये इनडायरेक्टली इलेक्शन सिस्टम है यहाँ पर। तो इस बेसिस पर भी इसकी आलोचना करी जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है शक्तिहीन सदन, शक्तिहीन पावरलेस हाउस। क्यों बोलते हैं इसे, देखो पावरलेस हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमने ये लोकसभा और राज्यसभा की जो चीज़ें, हमने दोनों चीज़ें देखी, फंक्शंस पावर्स देखे, तो हमने देखा ना कि भाई लोकसभा को बहुत सारे पावर्स और फंक्शंस हैं उनके, जबकि अगर कंपेयर करें तो राज्यसभा के बहुत कम पावर्स दी हुई हैं, है ना, बहुत कम है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये एक पावरलेस सदन है। क्योंकि जैसे अगर हम बहुत सारे वैसे बात करें, किसकी बात करें, वित्तीय बिल होते हैं, जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, उन पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं इनका। और भी मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मतलब ये नहीं कर सकते, है ना। तो अगर इनके फंक्शंस और पावर्स को देखना है तो आप इनके जो इसी चैप्टर के जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं आप उनको देखोगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो उस बेसिस पर उन्हें शक्तिहीन कहा जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है। ओके, और अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो बिलों का दोहराना लाभदायक नहीं। देखो कुछ जो लोग हैं वो इस बेसिस पर भी इसकी आलोचना करते हैं, मतलब इसके विपक्ष में होते हैं, मतलब कहते हैं कि इसकी ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका सोचना है, उनका मानना है कि जो बिल होते हैं मतलब कोई भी कानून, जब कानून बनता है वो क्या होता है, मतलब जैसे लोकसभा में पास हुआ, हाँ लोकसभा में पास हो, फिर लोकसभा में पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में क्या होता है, दोहराया जाता है ना इनको, बिलों को मतलब दोहराए जाने का मतलब सिंपली ये है कि भाई जो चीज़ यहाँ पर, वही देखो सारे लोगों ने मिलकर उसको देखा, हाँ वोटिंग करी, उसे पास करा, फिर वही सेम सिस्टम यहाँ पे होना है कि उसे पेश करा जाएगा, फिर उसे उस पर बहस होंगी, है ना, उस पर वोटिंग होगी, उसे पास करा जाएगा। तो इस तरीके से क्या ये दोहराया जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई एक ही बिल है, जल्दी से कोई भी कानून बनेगा तो जल्दी काम होगा, है ना। दोहराना फिर वो एक लंबा प्रोसेस मान लेते हैं वो लोग, तो उस बेसिस पर कहते हैं कि वो ये एक मतलब ठीक नहीं है ये, हाँ इसके अगेंस्ट होते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। ओके, अभी देखो ये नेक्स्ट पेज पे 6 पॉइंट से स्टार्ट है। तो 6 पॉइंट बोल रहा है कि मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, क्या मतलब है, इस बेसिस पर भी इसकी आलोचना करी जाती है, इसका क्रिटिसिज्म करा जाता है। देखो क्या बोला जाता है इसके बारे में बोला जाता है कि भाई क्योंकि इसमें जो है, इसमें मेंबर्स 12 मेंबर्स तो ऐसी सरकार कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से मनोनीत कर देती है, मतलब नॉमिनेट कर राज्यसभा में बैठा देती है। तो अगर ये मतलब पार्टी को सपोर्ट करने वाले हुए तो ये तो जो विनिंग पार्टी है उसका ही सपोर्ट करेंगे, और बाकी ये थोड़ी ना ये किसी का वैसे करेंगे। ओके, इस तरीके से इस बेसिस पर इसकी आलोचना करते हैं कि भाई सपोर्ट करा तो ये राज्य का प्रतिनिधि, इनको तो वैसे मतलब किसी तरीके का भी चुनाव नहीं हुआ इनका, ये डायरेक्ट भी नहीं हुआ, इनडायरेक्ट भी नहीं हुआ। और ये अगर वैसे जो, क्योंकि सरकार प्रेसिडेंट वो करते हैं, और प्रेसिडेंट वैसे सलाह लेते हैं, मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर इन 12 सदस्यों को मतलब नॉमिनेट कर राज्यसभा में भेजते हैं। तो अगर जो ये है प्रेसिडेंट है, अगर वो एक तरीके से पार्टी सपोर्टर हुए तो वो तो वैसे लोगों को ही मनोनीत कर देंगे ना, नॉमिनेट कर देंगे जो पार्टी का समर्थन करते हो। तो इस तरीके से वो पार्टी सपोर्टर हो सकते हैं। तो इन मनोनीत जो सदस्य हैं उनका मतलब उनकी क्रिटिसिज्म करी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। ओके, जो राज्यसभा का क्रिटिसिज्म करते हैं वो उनके द्वारा। अब 7 पॉइंट है पॉलिटिकल मतलब असाइलम, ये राजनीतिक शरण गृह। राजनीतिक शरण गृह मतलब
देखो इसका ये बोला जाता है कि भाई जो ये है कोई भी पर्टिकुलर पार्टी है, हाँ कोई पर्टिकुलर पार्टी होगी, मान लिया कि भाई इसके जो टोटल सदस्य थे, हाँ और इसके कुछ ऐसे बहुत मतलब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सदस्य थे जो जिन्होंने चुनाव में तो खड़े हुए बट वो जीते नहीं, है ना, क्या नहीं हुए, जीते नहीं। तो उनको क्या करती है पार्टी कि भाई उनको पिछले दरवाजे से, मतलब पिछले दरवाज़ा वैसे बोला जाता है कि भाई वो चुनाव में खड़े हुए, वो जीते नहीं, तो ये वैसे तो लोकसभा में तो शामिल होंगे नहीं, तो उनको क्या करते हैं, उनको जो पार्टी है वो राज्यसभा में भेज देती है चुनकर। अपनी पार्टी की तरफ से उनको क्या करती है, राज्यसभा में भेज देती है उनके द्वारा, स्टेट की विधान परिषद, मतलब वहाँ से लेकर क्या करती है, वहाँ पर भेज देती है उन्हें। कहाँ पे भेज देते हैं, राज्यसभा में, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि वो एक राजनीतिक दल का क्या हो जाता है, एक घर सा बन जाता है, कि ताकि मतलब उनको क्यों भेजते हैं, ताकि लड़ाई वड़ाई ना हो, ताकि वो उनके साथ बने रहे, पार्टी के समर्थक बने रहे, हाँ इसलिए वो राज्यसभा में भेज देते हैं। तो इस तरीके से उस बेसिस पर इनकी आलोचना करी जाती है। ओके, 8 पॉइंट है कि अनावश्यक और अनुपयोगी सदन, अनावश्यक और अनुपयोगी सदन बोलते हैं इसको, इसकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कुछ कोटेशंस बोली हुई हैं, कोटेशंस में देखो कहा है, चलो एक कोटेशन पढ़ लेते हैं किसी की भी, जो फर्स्ट वाले हैं उनकी पढ़ लेते हैं। आलोचकों के द्वारा इस सदन को अनावश्यक और अनुपयोगी कहा जाता है। जो फर्स्ट जो वो हैं वो क्या कहते हैं, यदि ये असहमत होती है तो शरारती है, और सहमत होती है तो फालतू है। मतलब इसके बारे में बोला जाता है, ये जो थिंकर्स हैं, ये जो विचारक हैं, हाँ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो राज्यसभा है, अगर लोकसभा ने कोई बिल पास करा और राज्यसभा अगर उसको वैसे के वैसे ही पास कर दे, हाँ उस पर सहमत हो जाए कि हाँ भाई इन्होंने जो पास करा है वो ठीक है, हाँ हम भी पास करते हैं, अगर सहमत हो जाए तो उसको बोला जाता है कि भाई ये फालतू की है, क्योंकि जब काम यहीं पर हो गया तो यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा बोलते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है, ये वो, अगर कुछ मतलब अगर अगेंस्ट खड़े होते हैं या अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोलते हैं, तब क्या बोला जाता है कि भाई ये ठीक नहीं है, हाँ ये मतलब ये इसको सही नहीं माना जाता। तो इस बेसिस पर बोलते हैं कि भाई अनावश्यक और अनुपयोगी है ये। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो राज्यसभा के पक्ष में तर्क और राज्यसभा के उपयोगी, मतलब इसके पक्ष में दिए जाते हैं, फेवर में इसके आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। क्या बोलते हैं इसके फेवर में कि भाई इसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई बिलों का पुनर्निरीक्षण, रिवीजन ऑफ बिल्स, ये कहते हैं कि भाई जो इसका समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं राज्यसभा होनी चाहिए, जो कहते हैं राज्यसभा होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बिलों का पुनर्निरीक्षण हो जाता है, कि मतलब कोई भी जो बिल है, कोई मतलब राज्यसभा लोकसभा में हुआ, फिर उसका क्या हो जाता है, एक तरीके से रिवीजन हो जाता है, मतलब उसका पुनर्निरीक्षण हो जाता है, दोबारा से उसे देख लिया जाता है, कुछ गलतियाँ वलतियाँ होती हैं तो वो दूर कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से बिलों का पुनर्निरीक्षण हो जाता है, इसलिए ये राज्यसभा जरूरी है, या इसके पक्ष में कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। सेकेंड पॉइंट है विवादहीन बिलों का पेश होना। हाँ विवादहीन बिलों का पेश होना मतलब है कि भाई कोई बिल है, मान लिया कि भाई कोई बिल हुआ और लोकसभा में पास हो गया, बट राज्यसभा में फिर उसके खिलाफ, उस बिल के खिलाफ क्या हो गया, जनता भड़क रही है, जनता को ठीक नहीं लग रहा है वो, हाँ आंदोलनें हो रही हैं, हाँ उस पर विवाद छिड़ गया। तो क्या होता है कि फिर विवाद छिड़ता है, तो फिर जैसे राज्यसभा में वोटिंग होती है या लोकसभा में होती है, तो उससे क्या होता है कि वोटिंग विपक्ष में भी पड़ जाती है उसके, तो वो क्या हो जाता है, वो पास नहीं होता, फिर पास नहीं हो पाता, कि मतलब जिस बिल पर लड़ाइयाँ हो गई, जिस बिल पर क्या हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो उस तरीके के जो बिल हैं वो पास नहीं हो पाते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में जब पेश वेश करा जाता है, विचार विमर्श करा जाता है, या आपसी थोड़ा सा वो हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, कुछ बोल रहे नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे होना चाहिए, और फिर झगड़ा वगड़ा हो जाता है, फिर क्या झगड़ा वैसे नहीं, मतलब फिर वोटिंग होती है, अगर उसके अगेंस्ट वोटिंग कि नहीं पास होना, तो वो नहीं पास होता, ठीक है, क्योंकि विवाद वाला, क्योंकि जो सारे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि पागल लोग बैठे होते हैं ना, कुछ वैसे लोग भी होते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं, हाँ जो सच में चाह रहे होते हैं कि भाई देश में अगर कुछ चीज़ लागू हो रही है, कोई कानून बन रहा है, कोई कानून पास हो रहा है, तो वो सही तरीके से पास हो, ठीक है। तो इस तरीके से विवादहीन
जो जिस बिल पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होता वही बिल पास होते हैं, इसलिए ये जरूरी है। थर्ड पॉइंट है वाद विवाद का स्तर ऊंचा है। वाद विवाद का स्तर ऊंचा है मतलब ये वही वाली चीज़ होगी, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं, हाँ, जब हम वो कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे तो वही पढ़ा ना 30 से अबव, और लोकसभा का 25 अराउंड था कुछ, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई इसमें वाद विवाद का स्तर ऊंचा होता है। कैसे स्तर ऊंचा होता है? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, हाँ, काफ़ी टाइम से वो उसमें राजनीति में होते हैं और चीज़ों को समझ रहे होते हैं, देश को जान रहे होते हैं, देश की सिचुएशन को समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब बिल जाता है तो उस पर जो वाद विवाद होता है, बातचीत जो होती है वो बहुत ही गहन तरीके से, हाँ, बहुत ही डिटेल में और डीपली चीज़ों को देखा जाता है। तो इस तरीके से जो वाद विवाद का जो स्तर है वो हाई होता है। ओके। फोर्थ पॉइंट है स्थायी सदन अथवा विशेष अधिकार। स्थायी सदन और विशेष अधिकार का सिंपली मतलब ये हुआ कि भाई ये एक तरीके का स्थायी सदन होता है। क्यों? जैसे जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि भाई ये क्या, ये एक एवरग्रीन सदन होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। समझ रहे हो? ये हमेशा ही चला रहता है, भले ही इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है या कुछ जिस टाइम पर जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, लोकसभा भंग हो जाती है, हाँ, अविश्वास मत पास होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन ये राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जो कभी नहीं भंग होता। हर 2 साल में इसके जो 2/3 मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं वो भले ही रिटायर होते हैं लेकिन नए सदस्य चुन लेते हैं, तो वो हमेशा ही चलता रहता है, ये कभी स्थगित नहीं होता। तो इस तरीके से, और कुछ इनको अधिकार, वैसे विशेष अधिकार वगैरह की यही हो गया ना एक तरीके का अधिकार कि ये मतलब ये भंग नहीं हो सकता, हाँ, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संशोधन का समान अधिकार। इस बेसिस पर इसके मतलब पक्ष में लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि ये जो सदन है इसको क्या इक्वली तो राइट मिले हुए हैं, हाँ, इक्वल राइट है किसका? अमेंडमेंट से रिलेटेड जो संविधान है, संविधान में अगर अमेंडमेंट हो रहे हैं तो ये पार्टी भी कर सकते, मतलब ये सदन भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। तो राज्यसभा को भी इक्वल राइट्स हैं, तो संशोधन वगैरह करना है या किस चीज़ पर कोई नया कानून लाना है ना, और कोई सिचुएशन बिगड़ रही है, तो इस तरीके से वो मतलब ये लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो भी किसी इम्पोर्टेंट बिल, हाँ, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसके पक्ष में बोला जाता है। और 7th पॉइंट है आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति। मीन्स जब आपातकाल देश में लागू होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर ही तो आपातकाल की जो सूचना है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, तभी राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं। हाँ, जो प्रस्ताव पास करा जाता है इमरजेंसी से रिलेटेड वो दोनों सदनों के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति का अप्रूवल होता है, जब राष्ट्रपति उसको वो करते हैं, लागू करते हैं इमरजेंसी को। तो इस तरीके से, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स इसके पक्ष में लोग बोलते हैं कि हाँ ये इस तरीके से भी ठीक है। 8 पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कहता है कि भाई क्योंकि ये जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाने का जो काम है, एक महाभियोग, इम्पीचमेंट जो चीज़ें चलाकर उन्हें हटाया जाता है, तो वो दोनों सदनों मिलकर हटाते हैं उन्हें। हाँ, दोनों सदनों में वो पेश करा जाता है बिल, तभी जाकर बिल मतलब प्रस्ताव पास करते हैं हटाने का, तभी उन्हें हटाया जाता है। ओके। 9th पॉइंट है भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनुकूल। मीन्स भारतीय संवैधानिक अनुकूल मतलब उसके प्रणाली के अनुकूल मीन्स ये है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, संविधान में जिस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं इसके रिगार्डिंग, हाँ, जो राज्यसभा है, राज्यसभा को लेकर जो चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं उसी तरीके से संविधान ये राज्यसभा काम करती है। तो इस तरह, और भारत की जो कंडीशन है या भारत की चीज़ें जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए भी ये राज्यसभा ठीक है, ये माना जाता है। 10th पॉइंट है संघीय सिद्धांत के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म। देखो अभी जब विपक्ष वाले बोल रहे थे कि इसके अगेंस्ट है, अब ये पक्ष वाले बोल रहे हैं इसके अनुकूल है, हाँ, इसके लिए ठीक है। कैसे है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो इसका सिंपली मतलब ये हो कि भाई देखो भारत में क्या है, ये देखो यहाँ पर किस बेसिस पर कह रहे हैं कि ये संघीय है और वहाँ पर अलग बेसिस था, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वही चीज़ है। देखो संघीय मतलब सिस्टम क्या, संघीय होता है कि भाई राज्य और केंद्र सरकार का होना, और फिर ये
अपर सदन और लोअर सदन का होना, अपर सदन और लोअर सदन का होना वाला सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसमें फेडरलिज्म में शामिल होता है। तो उस चीज़ को ये फुलफिल करता है कि भाई यहाँ पर अपर सदन है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग है ये। आधुनिकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइज, मतलब मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग भी है ये। कैसे है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग? देखो ये बोला जाता है कि जो मॉडर्न टाइम है, देखो इसका सिंपली मतलब ये है कि भाई इसका बोलते हैं कि भाई आज के टाइम पर, हाँ आज के टाइम पर हम जितने भी देश देखते हैं, जितने मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, प्रजातंत्रीय या लोकतांत्रिक जो कंट्री है, वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा ये लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम पाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम पाया जाता है। तो ये एक मतलब एक तरीके की चलन हो गई कि भाई सब अपना रहे हैं, इसलिए हमारे में भी है। तो इस बेसिस पर इसका सपोर्ट करा जाता है कि भाई आजकल का तो फैशन है ये, तो इसलिए ये होना ठीक है, तो ये बोला जाता है। देखो अभी हमने वो कवर कर लिया। अभी हम यहाँ आगे का जो मेन चीज़ें हैं कि भाई भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं अधिकार, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट देखने वाले हैं। देखो ये वही उसमें दोनों चीज़ों में कवर हो गया है टोटली। जो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा ना, वही चीज़ें इसमें भी है, संसद की भी। देखो अभी हम वही जल्दी से पॉइंट्स को देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। देखो फर्स्ट है वैधानिक कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन। वैधानिक कार्य मीन्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस। वैधानिक मीन्स विधान बनाने से रिलेटेड, कोई भी कानून बनाने से रिलेटेड पावर्स। क्योंकि जो संसद है, संसद में क्या कौन कौन शामिल है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों शामिल है ना। तो तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। लोकसभा में पास हो रहा है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो रहा है तो पहले फिर लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कोई बिल बनेगा, हाँ कोई कानून बनता है। इस तरीके से ये वैधानिक पावर्स हैं संसद के पास। ओके, वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा में। देखो अभी 1 मिनट। सेकंड पॉइंट क्या है? वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल पावर्स मीन्स जैसे बजट वगैरह पास होते हैं ना हर साल। देखो एक तो ईयर वाला होता है, एनुअल बजट होता है, और एक होता है 5 मंथ का, जो टोटली 5 मंथ नहीं 5 ईयर्स का जो होता है, जो टोटली कोई भी गवर्नमेंट है वो पेश कर रही होती है ना। देखो फाइनेंशियल बिल अलग होते हैं, और एक फाइनेंशियल बिल अलग होता है, और एक जो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो बिल होता है वो अलग होता है। तो दोनों तरीके के जो बिल हैं वो पास करे जाते हैं ना। तो फाइनेंशियल पावर्स हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल जो बजट है वो पेश करना, तो वो संसद में ही होता है ना। संसद के जो कोई भी सदन है, मतलब लोकसभा में ही होता है। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो वो लोकसभा में ही हमेशा होता है। तो इस तरीके से उनके पास जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके पास फाइनेंशियल पावर्स है। ओके, थर्ड पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका कौन है? सरकार मीन्स गवर्नमेंट। खैर वो तो आपको पता ही होगा, सरकार और गवर्नमेंट मतलब सरकार में जैसे सरकार में जो वो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए या कैबिनेट हो गई। कैबिनेट एक तरीके से क्या होती है? वो एक तरीके की कैबिनेट, अगर मेन कैबिनेट की बात करें जिसमें टॉप लेवल के 15 से 20 लोग शामिल होते हैं, जो मतलब एक्चुअल में जो काम कर रहे होते हैं, है ना, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन का काम वगैरह कर रहे होते हैं, उस पर उससे सवाल जवाब करना, हाँ कैसे कर रहे हैं काम, और किस काम में कितना खर्च हो रहा है, इस सारे जो जवाब हैं, हाँ ये सारे जो सवाल हैं वो कौन करता है? पार्लियामेंट उनसे करती रहती है समय समय पर, ताकि वो कुछ घपला ना करें, हाँ भ्रष्टाचार वगैरह करप्शन ना फैलाएं। तो इस तरीके से वो नियंत्रण रखते हैं उस पर। और फोर्थ पॉइंट है संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार। मीन्स पार्लियामेंट हैव द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट से रिलेटेड भी इसके पास पावर्स होती हैं, क्योंकि जो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो कानून वो है, बिल वगैरह जो होते हैं वो हाँ जो प्रस्ताव होते हैं वो कहीं पर भी पास होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पास हो सकते हैं। तो इस तरीके से अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्टोरल फंक्शन मीन्स चुनाव करना। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करना, है ना, या प्रेसिडेंट का चुनाव करना, कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के सदस्य वगैरह मिलकर सारे कर रहे होते हैं। फिर राज्यसभा भी कई बार शामिल हो जाती है, और राज्यसभा का स्पीकर चुनना, ये सब आपने मतलब ये चुनाव ही तो कर रहे हैं। चुनाव करते हैं कौन करते हैं? ये राज्यसभा और लोकसभा में शामिल जो मेंबर्स हैं वही कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट भी कई बार कितने बड़े बड़े जो टॉप लेवल की जो वो होती हैं, हाँ कमीशंस होते हैं, उनके जो अध्यक्षों की जो चीफ
होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, उनका जो अपॉइंटमेंट उनकी कौन करता है, प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट हैव द राइट टू इलेक्ट, ओके, इलेक्टोरल पावर्स है उनके पास। 6th पॉइंट है कि न्याय संबंधी कार्य, जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस वही हो गया न्याय वगैरह करना, जैसे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर ये टॉप लेवल के होते हैं ना, अगर ये भी गलत कुछ करते हैं तो इनको भी मतलब इनके साथ न्याय कैसे करा जाता है, इनको उनसे उनके पद से हटा दिया जाता है। जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये दोनों मिलकर इस तरीके से इनको हटाते हैं। हाँ, एक जुडिशरी का काम यहाँ पर हो रहा होता है, एक न्यायिक काम हो रहा होता है, क्योंकि एक न्याय करना, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलत करा है और किसी आम व्यक्ति ने कुछ गलत करा है तो दोनों के जो जुर्म है वो समान माने जाते हैं, और फिर इसलिए इनको पद से हटाने का एक तरीके से पद से हटाना ही एक तरीके से इनका न्यायिक कार्य माना जाता है। हाँ, एक जुडिशियल फंक्शन माना जाता है। हाँ, बस यही है। और इस साइड 7th पॉइंट, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण मीन्स जो देश है, देश कैसे चलेगा, देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाना। हाँ, सारे नए कानून लाना या नए तरीके की नीतियाँ बनाना, हाँ, और पॉलिसीज़ लाना, स्कीम्स वगैरह निकालना, ये सारे कौन कर रहे होते हैं, संसद के ही सदस्य कर रहे होते हैं ना। तो इस तरीके से इनके पास क्या है, नेशनल पॉलिसीज़ बनाने का पावर होती है। फुटकर शक्तियों में मतलब ऐसी कुछ भी नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट ही होते हैं ये भी। देखो, फर्स्ट पॉइंट पढ़े तो संसद नए राज्य की स्थापना कर सकती है अथवा राज्य के नाम में परिवर्तन। देखो, नया राज्य बना सकती है, जैसे पूरा देश है ना, जैसे अब पहले कितने सारे देश थे, एक ही थे, हाँ, बाद में फिर डिवाइड करके इसका नाम अलग कर दिया, इसका नाम अलग कर दिया, है ना। और बस इस तरीके से, क्योंकि अगर हम जैसे बहुत सारे उनकी बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वो पहले एमपी का पार्ट हुआ करता था, फिर उसको हटा दिया 2000 में। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा पंजाब का पार्ट हुआ करता था, उसको 60 वैसे करके, हाँ, 61 में हटा दिया, अलग कर दिया, मतलब नया स्टेट बना दिया। और हाँ, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं ऐसे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना नया बना किससे, आंध्र प्रदेश से। तो इस तरीके से नया बना दिया, और नेम चेंज कर सकते हैं ना, किसी जगह का नाम चेंज करने, तो ये इसके संसद के पास पावर होती है। संसद किसी राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद की, मीन्स देखो विधान परिषद है, क्योंकि जो जिस तरीके से अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, राज्यसभा और लोकसभा होती है ना, ऐसे स्टेट लेवल में क्या होते हैं, स्टेट लेवल में होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दो तरीके की होती हैं। विधानसभा तो सारे स्टेट्स में पाई जाती है, लगभग क्या, जितने भी स्टेट्स हैं सारे राज्यों में ये होती है। लेकिन अगर विधान परिषद की बात करें तो वो उस कंट्री के जो ये विधानसभा है उसके मांग पर कि मतलब अगर ये पूरे राज्य को सही से नहीं चला पा रहे हैं, है ना, उस पर फैसले जो हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, और इनको लगता है कि भाई विधान परिषद होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, संसद को से मांग करते हैं, फिर संसद परमिशन पास करके, बिल पास करके एक नई परिषद बनाकर उनको दे देते हैं, फिर नई उन राज्यों में परिषदें बन जाती हैं। ठीक है, सारे राज्यों में नहीं पाई जाती परिषदें, कुछ स्टेट्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, उन स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा मतलब एक ही होती है, मतलब उन स्टेट्स में पाई जाती है ये विधान परिषद। ओके, थर्ड, संघ सरकार द्वारा जो भी आयोग नियुक्त किए जाते हैं उनके सदस्यों की योग्यताएं तथा अधिकार संसद ही निश्चित करते हैं, मतलब किस तरीके की योग्यताएं होंगी, हाँ, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और उनके क्या वो होंगे, पावर्स क्या होंगी, वो सारी चीज़ें भी यही मतलब बोलते हैं, बताते हैं, संसद के द्वारा ही बताई जाती है। 4th पॉइंट है, संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, मतलब जैसे अभी हम भारत में अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं ना, हाई कोर्ट्स हैं ना, जो एक साथ दो स्टेट्स का देख रहे होते हैं। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में एक है, चंडीगढ़ में एक वो है क्या, हाई कोर्ट है, वो पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के मामले देख रहा होता है ना, समझ रहे हो। और ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे मतलब कई ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो एक साथ 2-2, 3-3 राज्यों का वो देख रहे होते हैं, मामलों को देख रहे होते हैं।
तो ये करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। 5th पॉइंट है संसद राष्ट्रपति द्वारा दी गई कई संकट काल की घोषणाओं को स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब संकट काल के टाइम पर राष्ट्रपति जो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना या उसको फॉलो करना का काम भी संसद कर रही होती। तो इस तरीके से ये संसद की पावर्स होगी। ओके, अभी अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अभी देखो ये इस पेज में ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये कि भारतीय संसद की कार्य प्रणाली के दोस्त। मतलब हमने इसके पावर वो सब तो पढ़ लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसकी आलोचना करी जाती है कि भाई मतलब ये बोला जाता है कि ये जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो सही तरीके से काम नहीं करती। हाँ, इसमें कुछ क्या है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, समझ रहे हो। कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सही से काम मतलब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो सही से काम नहीं कर पाती, वो सही से चल नहीं पाता, ये बोला जाता है। और किस बेसिस पर बोला जाता है ये देख रहे हैं। सांसदों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ द मेंबर्स, किसके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी एब्सेंस होना। क्योंकि देखो भाई हर 6 महीने में या जो बैठ के होती हैं उनमें क्या होता है कि भाई सारे मेंबर्स उपस्थित ही नहीं होते। अगर सारे मेंबर जाते नहीं तो कोई भी जो बिल है उस पर जो प्रेजेंट है, मान लिया भाई टोटल, अगर हम टोटल नहीं एग्जाम्पल की बात करते हैं 10 लोग हैं, 10 लोगों में से अगर हम बात करें तो 7 या 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो बैठकों में प्रेजेंट होते हैं। और कोई भी बिल है फिर वो बस 5 लोग ही मिलकर वो पास कर लेते हैं, फिर इनका कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और फिर उसकी वजह से जो बिल है फिर वो सही से पास नहीं हो पाते। मतलब पास तो हो जाते हैं लेकिन उसको सही से उस बिल की सही से जांच पड़ताल नहीं हो पाती। क्योंकि अगर ये 5 भी शामिल हों तो इनकी नज़र में जब उस बिल को देखेंगे तो ये कुछ गलतियां पकड़ सकते हैं। हाँ, ये कुछ और अलग सोच के साथ उस बिल को देख सकते हैं। हाँ, कुछ नई चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये शामिल नहीं होते। तो इस तरीके से वो सही से क्या नहीं करता, सही से जो संसद का जो काम है वो सही से नहीं चल पाता। हाँ, तो बस इस बेसिस पर इसकी मतलब एक बुराई टाइप में मान लो कि बुराई करी जाती है और बोला जाता है कि ये सही से काम इस वजह से नहीं कर पाता। मतलब वैसे भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये सफल नहीं है। हाँ, इंडिया ने क्या अपनाया हुआ है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना इंडिया में। और ऐसे अगर ब्रिटिश वहाँ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्यों, वाई, है ना। तो ये बोला जाता है कि इसलिए सही से काम नहीं कर पाता। जो भारत का संसद प्रणाली है वो इसलिए सही से काम नहीं कर पाती। ओके, सेकंड पॉइंट है संसद की बैठकों में कमी। संसद की बैठकों में कमी मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड वो करा हुआ है कि भाई साल में इतनी बार मीटिंग्स होनी है, ये होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन वो हो ही नहीं पाती, बहुत कम होती हैं। अगर साल में बोला गया है कि भाई कम से कम 4 मीटिंग्स हो गई या 2 मीटिंग्स हो गई, वो करनी ही करनी है, लेकिन वो उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे हो नहीं पाती। हाँ, 4 मीटिंग बोली हुई है तो 2 ही होती हैं, 3 होती हैं, ऐसा होता है। तो प्रॉपर तरीके से मीटिंग्स वगैरह नहीं होती ताकि वो डिस्कशंस कर सकें उन मीटिंग्स में। तो इस तरीके से भी बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंडिया में वर्क नहीं करता सही से। थर्ड पॉइंट है कि साधारण व्यक्तित्व के संसद सदस्य। देखो इसका सिंपली मतलब ये है कि देखो आपने कभी टीवी में देखा हो या जैसे भी जहाँ पे भी देखा हो, कभी वो देखा है मतलब किसी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा के जो जब वो मीटिंग्स वगैरह हो रही होती है तो देखा है कि किस तरीके से बिहेव होता है जो सांसद होते हैं वहाँ पर। मतलब ऐसी एक दूसरे पर झगड़ा वगड़ा कर रहे होते हैं और पेज वगैरह उछाल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं बेतरीके से, है ना। और बुराइयाँ कर रहे होते हैं। हाँ, वर्डिंग का भी ध्यान नहीं रखते कि क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस तरीके का हाँ एक मैनर जो होना चाहिए वो मैनर नहीं दिखाई देता या वो स्टैंडर्ड नहीं दिखाई देता ये जो सांसद होते हैं। हाँ, तो उनका बिहेवियर उच्च तरीके का नहीं होता। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब देखो हम ऐसा नहीं कह सकते, सबको नहीं कह सकते, हम कुछ लोगों की बस बात कर रहे हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल ले भी रहे हैं, अगर एग्जाम्पल क्या, ये अगर सच्ची बात भी है, अगर बोल भी रहे हैं तो ये कुछ लोग, है ना, अगर जो कुछ होते हैं, है ना, तो वही कर रहे होते, सब नहीं कर रहे होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं है ना, वेल बिहेव्ड वाले होते हैं जो, वो भी होते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि भाई सही से उनका जो बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है। फोर्थ है आइडियल प्रकृति
के सदस्य मेंबर ऑफ, मतलब वैसे वाले, अगर हम सिंपली क्या माने भाई आइडियल, अगर देखो वीडियो लंबा होता जा रहा है क्या, देखो वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसमें क्या, अगर हमें चीज़ें सीखनी है पढ़नी है तो भले ही कितना लंबा हो हमें चीज़ें सीखनी ही होती हैं, है ना, पढ़नी ही होती हैं। तो वीडियो लंबा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सोचो कि हम चीज़ें सीख रहे हैं, बस यही बहुत है। ओके, मेंबर्स ऑफ ऑब्स्टिनेंसी, मतलब ये आइडियल प्रकृति के, मतलब अड़ जाते हैं कि नहीं ये, मतलब वो एक तरीके से बुद्धि को बंद कर लेना। मतलब जैसे कोई बिल पास हो रहा है, कोई बिल पास हो रहा है तो भाई हंगामा वगैरह कर देते हैं, उस बिल की जो चीज़ें हैं वो देखते नहीं, मतलब ये एक पार्टी हो गई, विनिंग पार्टी हो गई, ये हो गई अपोजिशन पार्टी। अगर विनिंग पार्टी है वो कुछ बिल वगैरह ला रही है संसद में, है ना, तो इनको क्या है, ये तो गुस्से वगैरह में पड़े हैं कि भाई ये जीत गए हम नहीं जीते, तो ये क्या करते हैं, बस आंख बंद करके एक छोटी मोटी चीज़ भी देखे उस पर इतने तरीके से हंगामा करते हैं और अड़ जाते हैं कि नहीं पास होना ये वो, हाँ, लड़ाइयाँ करवा देते हैं फालतू की। तो इस तरीके से हमारी जो संसद है वो सही से काम नहीं कर पाती, ये चीज़ बोला है। ओके, यहीं पर 5th पॉइंट की बात करें तो मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार, मतलब वही जो हमने देखा ना बिहेवियर, अभी नेक्स्ट पॉइंट पिछला जो पॉइंट था उसमें ही देखा कि सही से वो बिहेव ही नहीं करते। हाँ, गलत एक दूसरे पर वही गाली गलौच वाली चीज़ें भी चलती रहती हैं कई बार। हाँ, पेजों को फाड़ फाड़ के उड़ाते रहते हैं, आप कभी देखना, है ना, और शोर शराबा, इतना शोर शराबा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उस तरीके से संसद सही से काम नहीं कर पाती। प्रदत्त व्यवस्थापन, ये क्या होता है, देखो इसका सिंपली मतलब है कि भाई आज का टाइम मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, और अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत ज़्यादा बिल्स वगैरह लाए जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बिल वगैरह पास करे जाते हैं, हर चीज़ पर कानून लाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई किसी एक कानून पर, हाँ, कोई भी जो कानून है उस पर बहुत डिटेल में जैसे होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मतलब बिलों का वो नहीं हो पाता, तो जो सारे सांसद है वो क्या करते हैं, कोई भी बिल अगर पास करा जाता है उसको ऊपरी तौर पर देख लेते हैं, और उसके जो सब पार्ट्स होते हैं, सब कानून, कोई भी नियम कानून जो होते हैं वो उनको सही से उन पर डिस्कशन ही नहीं हो पाता। फिर उसकी वजह से फिर बाद में जो मंत्री वगैरह होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना बाद में उसमें किसी तरीके की तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, मतलब नए कानून अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड कर देते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से काम नहीं सही से चलता इसका संसद का। 7th पॉइंट है कि संसद का कार्यपालिका पर नाम मात्र का नियंत्रण। संसद मतलब कार्यपालिका कौन है, कार्यपालिका है गवर्नमेंट, हाँ, सरकार है। सरकार के जो मेंबर्स हैं, मतलब मंत्री परिषद के जो मेंबर्स हैं वही टोटली काम कर रहे होते हैं सही तरीके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम। तो मतलब जवाब देना ना देना तो कई बार नहीं देते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट सिर्फ इन पर नाम मात्र का कंट्रोल कर पाती है। हाँ, सवाल मतलब ये अपने आप ही बताते हैं, अपने आप ही चीज़ें क्योंकि प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो जो सवाल पूछते भी हैं वो बस ऐसी नाम मात्र के होते हैं, थोड़े बहुत ही सवाल वगैरह कर पाते हैं सही तरीके से, जैसे करना चाहिए उस तरीके से सवाल जवाब नहीं हो पाते। तो इस तरीके से नाम मात्र का नियंत्रण करती है। 8 पॉइंट की बात करें, देखो 8 पॉइंट कहता है कि संसद के सदनों के, देखो यहाँ पे वो अध्यक्षों के बारे में बोल रहे हैं, किसके अध्यक्षों के बारे में, जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष होते हैं, मतलब पार्लियामेंट की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो भी सदन में से चुने जाते हैं, तो वो कई बार क्या होते हैं कि जो विनिंग पार्टी है उसके सपोर्टर होते हैं, तो वो मतलब उनका जो फैसला भी होता है, कई बार उनका जो बिहेवियर होता है वो विनिंग पार्टी के पक्ष में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पूरे सदन, है ना। तो तो ये बोलते हैं कि भाई उस बेसिस पर भी आलोचना थोड़ी सी करी जाती है, या मतलब उसे दोषपूर्ण माना जाता है संसद को, कि भाई जो अध्यक्ष है जिस तरीके से उन्हें निरपक्ष होकर काम करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं करते। 9th पॉइंट है संसद एक पुष्टि करने वाली संस्था है। संसद क्या करती है, सिर्फ पुष्टि करती है, भाई कोई भी कानून हुआ, भाई हाँ ठीक है हो गया, उस पर सहमति दे दी, हो गया, बस ये पुष्टि देने वाली करने वाली संस्था बस बनकर रह गई है। तो और 10th पॉइंट है प्रशासनिक कार्य की जटिलता। ओके, देखो आपको समझ में आ रहा है ना। देखो 9th पॉइंट थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि
संसद क्या एक पुष्टि करने वाली संस्थाएं बन गई। कैसे पुष्टि करने वाली संस्था बन गई? क्योंकि देखो ज़्यादातर जो कानूनों का निर्माण है वो क्या है, जो विनिंग वाली पार्टी है, हाँ अपोजिशन पार्टी अगर कुछ कर रही है तो वो मतलब जो विनिंग पार्टी है वो ही, जो मंत्री परिषद है वो टोटली किसी भी कानून का निर्माण करती है और सारी चीज़ें वही करते हैं। बस उसको क्या करते हैं, संसद क्या करते हैं, उस मतलब संसद में इन्होंने पेश करा, बस संसद ने कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, बस एक तरीके की पुष्टि दे दी, हाँ थम्स अप कह दे दिया कि हाँ ठीक है, बस सिर्फ थम्स अप देने वाली जो संस्था है वो बन कर रह गई, ये मतलब। और 10th पॉइंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये प्रशासनिक कार्य की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मीन्स ये कार्य करने देखो यहाँ पे सिंपली मतलब ये हुआ कि भाई आज के टाइम है, मॉडर्न टाइम है और समय के अकॉर्डिंग जो समस्याएं हैं वो भी बहुत कठिन होती जा रही। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सांसद हैं, संसद में होने वाले संसद में रहने वाले जो सांसद हैं वो इतने काबिल या इतने ज़्यादा एक्टिव या इतने ज़्यादा मतलब समय के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते कि आने वाली जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं आ रही हैं, नई तरीके की बहुत ही जटिल समस्याएं आ रही हैं, उनका निपटारा करने के योग्य नहीं है, योग्य नहीं रह जाते। तो इस बेसिस पर भी इसकी आलोचना करी जाती है। इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर जो है, इसकी जो बहुत मेन चीज़ें थी वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है और बस ये चैप्टर हमारे यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप अभी तक इसको देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मतलब सपोर्ट आप लोग ही करेंगे ना, कोई बाहर से आके थोड़ी ना करेगा, आप देखो और चले जाओ। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।